मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम पर किया तीखा हमला। कहा, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं, जड़ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस का भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। आवंटित बजट का उपयोग मार्च माह से पहले सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर जोर। समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने किया चिंतन शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, किसानों का जीवन आसान बनाना ही हमारी प्राथमिकता। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के परसौनी कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा किसानों को किया गया प्रशिक्षित। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखा हमला बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं, जड़ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है और उसे ग्राम और राम से परेशानी है। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्ववर्ती मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ग्राम के विकास के लिए कई गुना तक बजट बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि नई योजना में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान के साथ 100 की जगह 125 दिन तक रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके साथ विलंब से मजदूरी भुगतान पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषिोन्नति योजना समेत विभिन्न केंद्रीय कृषि योजनाओं की प्रगति एवं बजट उपयोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित बजट का उपयोग मार्च माह से पहले सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि राज्य समय पर बजट खर्च नहीं कर पाते हैं तो इससे राज्यों को ही नुकसान होता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्यों को पूर्व नियोजित रणनीति के साथ बजट का उपयोग करना चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचे और केंद्र से अगली किश्त समय पर जारी की जा सके। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों के शीघ्र सत्यापन, फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को कवर करने तथा दावों के समय
समयबद्ध निपटान पर विशेष बल दिया। साथ ही बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, संतुलित उपयोग और केंद्र राज्य समन्वय को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की सुदृढ़ करने और किसानों के हित में हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। किसानों को केंद्र में रखकर भारत सरकार की नीतियों को लागू करने, समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने नई दिल्ली में चिंतन शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को हमेशा ही केंद्र में रखा है, इसीलिए हमारी नीतियों और फैसलों से किसानों का जीवन आसान बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तमाम विकट परिस्थितियों के बाद भी उर्वरक विभाग ने किसानों की उर्वरक जरूरतों को पूरा करने का कार्य समय पर किया है। उर्वरक विभाग के उठाए गए किसान हितैषी कदमों का ही परिणाम है कि हमने आयात के साथ साथ उत्पादन में भी इस वर्ष रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग और खेती के इतर उनके दुरुपयोग की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर काम करेंगे। शिविर में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत दुनिया के लिए खाद्य भंडार का केंद्र बने। उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर ने किसानों को मंथन के केंद्र में रखा है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि बेहतर परिणाम मिलेंगे। हमने इस शिविर को एक ऐसे माध्यम भी बनाया है जिससे प्रत्येक विचार को मंच मिल सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम एवं तेलंगाना राज्यों के कृषि मंत्रियों, विभागीय सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त 425 करोड़ रुपए के बजट के विरुद्ध अब तक 333 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जो कि कुल आवंटन का लगभग 79% है। इस राशि से प्रदेश के किसानों को योजना के तहत व्यापक लाभ प्रदान किया गया है। शेष बजट राशि को भी शीघ्र ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ कृषक हित में कार्य कर रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को 18 से 19 जनवरी को सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाले अमरूद महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। कृषि मंत्री ने बैठक में ये भी अवगत कराया कि वर्ष 2017 के बाद बाजार में सिंचाई संयंत्रों की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के प्रगतिशील किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर हाई वैल्यू फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा रहे हैं। विकास खंड भाग्यनगर के ग्राम रानीपुर निवासी प्रगतिशील किसान राम गोविंद शुक्ला इस परिवर्तन के सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं। उन्होंने उद्यान विभाग के मार्गदर्शन एवं मिशन योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से आधुनिक तकनीक अपनाते हुए लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ की। उन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत ड्रिप सिंचाई एवं मल्चिंग तकनीक का प्रयोग किया, जिससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि स्थानीय बाजार में स्ट्रॉबेरी की मांग अधिक है और उन्हें 300 से 350 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री आसानी से हो जाती है। वे हर दूसरे दिन 10 से 12 हज़ार रुपये की आमदनी कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि मात्र 6 माह में 8 से 12 लाख रुपए की शुद्ध बचत होगी। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के परसौनी कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। पहाड़पुर प्रखंड के बलुआ गांव में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राय ने किसानों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण के पहले दिन किसानों को जीवामृत, पंचगव्य, घनामृत और नीमस्त्र के बारे में बताया गया, जिसमें किसानों को जैविक खाद और कीटनाशक को अपने घर पर ही बनाने और खेतों में इसके उपयोग करने के तरीके बताए गए। प्रशिक्षण के दूसरे व तीसरे दिन किसान भाइयों को जीवामृत, पंचगव्य, नीमस्त्र और घनामृत के लगने वाले विभिन्न उत्पादों और उसे सजीव बनाने का तरीका बताया गया। जीवामृत में लगने वाले मुख्य उत्पाद देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और उपजाऊ मिट्टी। प्लास्टिक का ड्रम छायादार स्थानों में रख करके सर्वप्रथम ड्रम को आधा पानी भर के उसमें गोबर को डालकर घोला जाता है। उसके बाद गौमूत्र को डालकर उसे घोला जाता है, फिर बेसन को डाला जाता है और अंत में गुड़ का छोटा छोटा टुकड़ा मिट्टी में मिलाकर डाल दिया जाता है और फिर इसको डंडे से हिलाकर बढ़िया से उसको मिक्स करके ड्रम को ढक दिया जाता है और अगले दिन इसमें थोड़ा सा पानी और ज़्यादा मिलाते हैं और ड्रम को पूरा नहीं भरते हैं, थोड़ी जगह ऊपर से छोड़ देते हैं। इस प्रकार 8 से 10 दिन सुबह शाम ड्रम को लकड़ी के डंडे से घोल को मिलाया जाता है और फिर जीवामृत तैयार हो जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का आज दूसरा दिन है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके साथ ही 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत हो गई है। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस माघ मेले में कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ शनिवार से माघ मेले का शुभारंभ हो गया। देश भर में नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम की ओर उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। इस साल माघ मेले में करीब 75 वर्षों बाद पौष पूर्णिमा स्नान के साथ दुर्लभ ज्योतिषीय शुभ संयोग बना है, जिसमें पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों की खास स्थिति से ये मेला अत्यंत शुभ और फलदायी हो गया है। इसी के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने कल्पवास का संकल्प लेकर 1 महीने के कठिन तप और साधना की शुरुआत कर दी है। माघ मेले के दौरान करीब 20 से 25 लाख कल्पवासी संगम तट पर निवास कर संयम और साधना का जीवन व्यतीत करेंगे। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है। गंगा माई हम सब लोग को खूब अच्छी तरह से दर्शन दी, खूब अच्छी तरह से स्नान भा। बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ गंगा जी के, और योगी और मोदी जी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। प्रशासन का अनुमान है कि पूरे 1.5 महीने चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। सिंचाई विभाग द्वारा संगम क्षेत्र में 10,000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 160 किलोमीटर चेकर्ड प्लेट सड़कें, 242 किलोमीटर पेयजल लाइन और 85 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई है। वहीं 25 अस्थायी विद्युत सब स्टेशन भी बनाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत 2 20-20 बेड के अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 हेल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पतालों के साथ 50 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। स्वच्छता के लिए 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख लाइनर बैग और 30 सक्शन मशीनें लगाई गई हैं। करीब 3,000 सफाई कर्मी लगातार व्यवस्था संभाल रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चारों रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब चुस्त दुरुस्त हैं और कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। लोग बड़े आराम से संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एग्जिट का भी रूट पूरा क्लियर है। कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं की आस्था डिगा नहीं पा रही। माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि शामिल हैं। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही माघ मेला 2026 का समापन हो जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा। इसके तहत किसान मजदूरों को खेती से जुड़े कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण मजदूरों को अपने ही क्षेत्र में ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये स्कीम का 100 दिन का जो रोजगार है उसको 125 दिन का रोजगार तक बढ़ा दिया गया है, विच इज़ रियली एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट लिए। सो उसके और क्या है बोले तो अभी जो एग्रीकल्चरल पीक सीजन रहता है, जब ये प्लांटेशन वगैरह हार्वेस्टिंग होने का वो टाइम पे 100 दिन से 125 दिन तक जो बढ़ाया गया है वो गरीब मजदूरों के जीवन में ज़रूर सुधार लाने के लिए एक अच्छा निर्णय जो लिया है। और उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगले कुछ दिनों तक इस स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। देश के अधिकांश इलाकों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और रात में रैन बसेरे की शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर और उत्तराखंड में पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं बिहार के कुछ इलाकों में सोमवार तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सर्दी का खुश्क मौसम बना हुआ है। इससे यहाँ ठंड में कमी आई है। घाटी के बड़े हिस्सों में अभी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव की संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 17 दिसंबर को लहसुन का भाव था 13,000 रुपए। 18 दिसंबर को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 13,000 रुपए पर बने रहे। इसी तरह राज्य की ही चेंगलपट्टू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे और यहां 17 और 18 दिसंबर को लहसुन 13,000 रुपए पर बिकी। वहीं मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 17 दिसंबर को लहसुन का भाव था 5,200 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदों में नरमी आई और लहसुन 1,200 रुपए नरम होकर 4,000 रुपए पर आ गई। इसी तरह इंदौर मंडी में भी 17 दिसंबर को लहसुन बिका 10,000 रुपए पर। 18 दिसंबर के दिन इसके सौदों में भारी गिरावट आई और लहसुन 5,000 रुपए पर आ गई। लहसुन के निर्यात को देखें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 रुपए। आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,969 रुपए का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 टन। इन दिनों लाल मिर्च की कृषि उपज मंडियों में आवक सुस्त देखने को मिल रही है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की पलनाडु मंडी में 17 दिसंबर को लाल मिर्च का भाव रहा 16,000 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदों में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 14,000 रुपए हो गया। जबकि तमिलनाडु की नमक्कल मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 दिसंबर को लाल मिर्च का भाव था 14,000 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदे
500 रुपए उछलकर 14,500 रुपए पर जा पहुंचे। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया 144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में शुष्क मौसम को देखते हुए किसान सब्जियों की फसल में खरपतवार निकालें। इसके अलावा कीट और रोगों की नियमित निगरानी करें। यहाँ देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें। जो गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो चुकी है यानी CRI अवस्था में है, उसमें प्रति हेक्टेयर 30 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें। इस इलाके में उपलब्ध प्याज की पौध की रोपाई भी करें। मक्का की फसल जो 30 से 35 दिन की अवस्था में है, उसमें निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाना जरूरी है। अगर खरपतवार अधिक हों तो अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में आलू की फसल में निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर 75 किलो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करें। आलू की फसल में झुलसा रोग की लगातार निगरानी करें और लक्षण दिखने पर तुरंत दवा का छिड़काव करें। यहाँ रबी प्याज की खेती के लिए खेत की तैयारी करें और जुताई के समय गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की अनुशंसित मात्रा मिलाएं। दक्षिण बिहार में घने कोहरे और ठंडे दिन की स्थिति को देखते हुए खेतों में नियमित सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाए रखें। शुरुआती मटर की फसल में फली बनने के लिए साफ मौसम में 2% यूरिया घोल का छिड़काव करें। चना, मटर और टमाटर की फसलों में फली छेदक कीट की निगरानी करें और प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। 40 से 45 दिन पुरानी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के साथ प्रति हेक्टेयर 30 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। जबकि 21 से 25 दिन की देर से बोई गई गेहूं की फसल में सिंचाई के बाद नाइट्रोजन दें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में मटर की फसल में फली संख्या बढ़ाने के लिए 2% यूरिया घोल का छिड़काव करें। 21 से 25 दिन की देर से बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें और इसके 3 से 4 दिन बाद बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवा का प्रयोग करें। पत्ता गोभी की फसल में माहू की संभावना को देखते हुए समय रहते कीट नियंत्रण उपाय अपनाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं।
उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे हैं दम। निर्वाचन आयोग के रोल ऑब्जर्वर और IAS अधिकारी सी मुरुगन पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने मंगलवार शाम 5 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पूर्व सूचना के बावजूद रोल ऑब्जर्वर को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। साथ ही मलाघाट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती न होने पर भी जवाब मांगा गया है। आज पूरी दुनिया विश्व ब्रेल दिवस मना रही है। ये दिन उन लाखों दृष्टि बाधित लोगों को समर्पित है जिनके लिए ब्रेल लिपि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्या हिंदू महामंच ने हिंदू संत हरणमय गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। मध्य प्रदेश के भोपाल में RSS प्रमुख मोहन भागवत सामाजिक सद्भाव सम्मेलन में शामिल हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी मांग पूरी करते हुए नई तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना की घोषणा की। भारत का टोल कलेक्शन वित्त वर्ष 26 में 5 से 9% बढ़ने की उम्मीद। इससे वित्त वर्ष 27 में टोल रोड सेक्टर में स्थिरता बने रहने का अनुमान। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। वेलकम टू 100 करोड़ का कवच।